नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी जबरदस्त चेन रिएक्शन को डिकोड करने वाले हैं जो शुरू तो होती है ग्लोबल पॉलिटिक्स के बड़े झटकों से और सीधा आकर टकराती है हमारे लोकल पेट्रोल पंप्स और अब तो एडवांस्ड एआई लॉजिस्टिक्स से भी। चलिए एक साथ मिलकर समझते हैं कि दुनिया के किसी एक कोने की उथल-पुथल हमारी सप्लाई चेन का पूरा सिस्टम कैसे हिला सकती है। तो सबसे पहले एक बार इस बारे में सोचिए, क्या एक सिंगल वाटरवे में आई थोड़ी सी रुकावट पूरी दुनिया के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स और हमारे आसपास के फ्यूल पंप्स का फाइनेंशियल फ्यूचर तय कर सकती है? सुनने में किसी मूवी का प्लॉट लगता है ना, पर सच यही है। ये एक सवाल सीधे तौर पर दिखाता है कि हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन सच में कितनी फ्रेजाइल है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे रास्ते कितने ज्यादा क्रूशल हैं। भाग 1, ग्लोबल क्रूड ऑयल वोलेटिलिटी, जियोपॉलिटिक उत्प्रेरक। खैर, इस पर ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, बस जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस मुद्दे की गहराई में उतरने से पहले एक बेसिक टर्म क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे की पिक्चर बिल्कुल साफ रहे। WTI क्रूड ऑयल, असल में ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है। मार्केट की भाषा में इसे लाइट और स्वीट ऑयल कहा जाता है। लाइट इसलिए क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है और स्वीट इसलिए क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट बहुत कम होता है। इसकी फिजिकल डिलीवरी होती है ओक्लाहोमा के कुशिंग हब में। ये बेसिक डिटेल समझना सच में बहुत जरूरी है ताकि ग्लोबल शॉक्स और इनके असर हमें आगे क्लियर रहें। अब जरा इन आंखों पर गौर कीजिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। फरवरी 2026 में इंडियन क्रूड बास्केट लगभग $69.01 पर बैरल पर चल रहा था और देखते ही देखते मई 2026 आते आते ये तेजी से बढ़कर $110 और 73 सेंट्स पर पहुंच गया। मतलब सीधे सीधे 60% से ज्यादा का उछाल। ऐसा क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉक होने का टेंशन मार्केट पर हावी था। हालांकि रिपोर्ट्स ये जरूर बताती हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने एलाइज की अपील पर ईरान पर एक स्ट्राइक होल्ड कर दी थी, जिससे थोड़ी शांति की उम्मीद जगी, पर फिर भी डर के मारे रेट्स ऊपर ही भागते रहे। भाग 2, लोकल प्राइस शॉक, पंप की असलियत। अब ग्लोबल से आते हैं ग्राउंड रियलिटी पर। 750 करोड़ सुनने में किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगता है ना, पर दोस्तों ये वो भारी भरकम नुकसान है जो इंडियन स्टेट रन ऑयल कंपनीज हर रोज, जी हां हर रोज उठा रही थीं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर बैकग्राउंड में कितना मैसिव फाइनेंशियल प्रेशर बिल्ड हो रहा था। और इसी चेन का एक और हिस्सा है ये नंबर, $104.99 पर लीटर। ये एक्चुअली डीजल की बिक्री पर होने वाली अंडर रिकवरी यानी सीधे नुकसान को दर्शाता है। सोचिए, बाहर ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल महंगा होता जा रहा था, पर डोमेस्टिक मार्केट में रिटेल प्राइसेस को पूरी तरह फ्रीज करके रखा गया था। तो किसी ना किसी को तो ये झटका सहना ही था। अगर हम इन फैसलों की क्रोनोलॉजिकली टाइमलाइन देखें तो पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। अप्रैल 2022 में ऑयल कंपनीज ने डेली प्राइस रिवीजन रोक दिया था ताकि आम जनता पर असर ना पड़े। फिर मार्च 2024 में ठीक इलेक्शन से पहले $2 पर लीटर की छूट भी दी गई। पर सच्चाई यह है कि कोई भी सिस्टम लगातार नुकसान तो नहीं झेल सकता ना। जब ऑपरेशंस फाइनेंशियली बिल्कुल अनसस्टेनेबल हो गए तो पहले 15 मई 2026 को $3 पर लीटर और ठीक उसके कुछ दिन बाद 19 मई को 90 पैसे पर लीटर की बढ़ोतरी करनी ही पड़ी। भाग 3, वित्तीय झटके सहना, सरकारी मार्जिन कैप्स। चलिए समझते हैं इस बैलेंस को। अब ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट की एंट्री होती है। इन सब को बैलेंस करने के लिए एक नई पॉलिसी आई जिसमें रिफाइनर्स के प्रॉफिट मार्जिन को डायरेक्टली $15 पर बैरल पर कैप कर दिया गया। इसका सिंपल सा मतलब यह था कि इस $15 के ऊपर जो भी एक्सेस कमाई होगी वो सीधा डिस्काउंट बनकर उन स्ट्रगलिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पास की जाएगी। टेक्निकल टर्म्स में इसे रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस या RTP डिस्काउंट कहा जाता है। खैर, सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात इन फोर्स डिस्काउंट्स का एक्चुअल स्केल है। यहां इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। H1 अप्रैल 2026 में डीजल का ओरिजिनल RTP लगभग $1,46,000 था, पर रिफाइनर्स को उस पर $60,000 से ज्यादा का डिस्काउंट देना पड़ा। और सिर्फ डीजल ही नहीं, एविएशन टर्बिन फ्यूल यानी ATF पर भी $50,000 से ऊपर का हैवी डिस्काउंट एनफोर्स किया गया। यह पूरा एक्सरसाइज बस इसलिए किया गया ताकि पूरा फ्यूल इकोसिस्टम किसी तरह सर्वाइव कर सके। पर यहां एक छोटा सा कैच जरूर है। इस पूरे रूल का असर ना हर रिफाइनर पर एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। जो बड़ी इंटीग्रेटेड स्टेट रन कंपनीज हैं जैसे IOCL, BPCL या HPCL, वो इस नुकसान को इंटरनली थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती हैं क्योंकि उनके अपने खुद के रिटेल पंप्स हैं। पर सोचिए उन स्टैंडअलोन इंडिपेंडेंट रिफाइनर्स का क्या, जैसे MRPL और CPCL। उनके पास ये रिटेल वाला सेफ्टी नेट नहीं होता, उनका मार्जिन सीधा सीधा स्क्वीज हो जाता है।
और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज एक्सपर्ट्स मार्केट बेस्ड प्राइसिंग के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर इतने चिंतित हैं। भाग 4, छिपे हुए टैक्स, कार्बन प्राइसिंग लेयर। देखते हैं ये बैकग्राउंड में कैसे काम करता है। अब एक और ऐसी चीज पर आते हैं जो आपको ब्रिलियंटली समझाएगी कि टैक्सेस ट्रूली कैसे काम करते हैं। इंडिया में एक्चुअली कोई अलग से या फॉर्मल कार्बन टैक्स नहीं लगता, पर जो फ्यूल एक्साइज ड्यूटी हम पे करते हैं वो एसेंशियली एक हिडन या इम्प्लिसिट कार्बन प्राइस की तरह ही काम करती है। जैसा कि डेटा बहुत क्लियरली बताता है, 2023 में इंडिया के करीब 53.9% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एक पॉजिटिव नेट इफेक्टिव कार्बन रेट के दायरे में आते हैं। अगर हम इस हिडन टैक्स को एक्चुअल मॉनेटरी वैल्यू में बदलें तो आंकड़े एकदम क्लियर हैं। एवरेज फ्यूल एक्साइज करीब 7.5 यूरोज पर टन ऑफ एमिशंस के बराबर आती है, और जब इसमें से सब्सिडीज एडजस्ट कर ली जाती हैं तो नेट इफेक्टिव कार्बन रेट लगभग 7.5 यूरोज पर टन बनता है। दोस्तों, ये सच में एक बड़ा और इनडायरेक्ट बर्डन है जो चुपचाप हर लीटर फ्यूल की कीमत के साथ जुड़ा हुआ है। भाग 5, लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन, ईंधन की बढ़ती लागत के अनुकूल होना। तो इस फाइनेंशियल आग से बचने के लिए लॉजिस्टिक्स सेक्टर ने क्या किया? उन्होंने स्मार्ट तरीके अपनाने शुरू किए। फ्लीट्स अब कंप्लीटली AI ड्रिवन रूट ऑप्टिमाइजेशन और रियल टाइम GPS ट्रैकिंग यूज कर रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा फ्यूल बिल्कुल न जले। ड्राइवर्स को इको फ्रेंडली टेक्निक्स जैसे इंजन की आइडलिंग कम करना सिखाया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब लोग लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के साथ शेयर्ड मॉडल्स अपना रहे हैं। मतलब खर्चे बांटो और स्मार्टली काम करो। और यहां हमें डॉट्स कनेक्ट करने की बहुत जरूरत है। लॉजिस्टिक्स में फ्यूल की वजह से जो भी एक्स्ट्रा ऑपरेशनल कॉस्ट आती है वो आखिर जाएगी कहां? वो डेफिनेटली आगे ट्रिकल डाउन करती है और मार्केट में रिटेल प्राइसेस को बढ़ा देती है। और इस इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा और सबसे बुरा असर डायरेक्टली छोटे व्यापारियों पर पड़ता है। स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रॉफिट मार्जिन्स इसमें बुरी तरह पिस जाते हैं। भाग 6, EI बनी तारनहार, भविष्य की भविष्यवाणी। चलिए टेक की तरफ बढ़ते हैं। इन सब ग्लोबल और लोकल टेंशन्स के बीच एक बहुत ही कटिंग एज उम्मीद सामने आई है। ERS बाय GRU डीप लर्निंग नेटवर्क। हाँ, जानता हूं नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर काम बड़ा सॉलिड है। ये एक हाईली एडवांस न्यूरल नेटवर्क है जो स्पेसिफिकली ब्रेंट ऑयल प्राइसेस की केओटिक वॉलेटिलिटी को एक्यूरेटली पकड़ने के लिए बनाया गया है। जो पैरामीटर्स पुराने ट्रेडिशनल फोरकास्टिंग मॉडल्स मिस कर जाते थे, ये उन्हें कवर करने का दावा करता है। तो अहम सवाल यह है कि ये AI फ्रेमवर्क काम कैसे करता है। इसके एसेंशियली 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में अलग अलग फोरकास्टिंग सिनेरियोज के लिए डेटा इकट्ठा होता है। स्टेप 2 सबसे इंटरेस्टिंग है। इसमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि USD इंडेक्स, सऊदी एनर्जी सेक्टर इंडेक्स और यहां तक कि मार्केट सेंटिमेंट स्कोर्स को भी एनालाइज किया जाता है। और फाइनल स्टेप में 3 BHGRU नेटवर्क्स का यूज करके इन सभी प्रेडिक्शंस को एक साथ ब्लेंड किया जाता है ताकि हाईली एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सके। AI और टेक की ये दौड़ सच में वाकई अद्भुत है, इसमें कोई शक नहीं। पर इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल जरूर रह जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भले ही डेटा और ट्रेंड्स प्रोसेस करके कल की भविष्यवाणी करने में कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, क्या कोई एल्गोरिदम कभी भी जियोपॉलिटिक्स के कॉन्फ्लिक्ट्स, इंसानी गुस्सा या सदियों पुराने टेंशन्स को सच में 100% प्रिडिक्ट कर पाएगा? ये सोचने वाली बात है। इस विचार के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे अगले विश्लेषण में।